हाँ दोस्तों, आप सबको YouTube पे आप सबका मेरा स्वागत है, नमस्कार है। कल हमने निर्देश कार्तिकीय निर्देशांक के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कुछ अक्षों के बारे में, उनके अलावा उनके चतुर्थांशों के बारे में, उनके अलावा कोई बिंदु किसी अक्ष पर स्थित हो उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने त्रिभुजों के बारे में, चतुर्भुजों के बारे में, संरेखीय रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम इस प्रश्नावली में आने वाले सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिन सूत्रों के आधार पर हम 9.1 और 9.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। एक बार मैं आपको इन सूत्रों के बारे में जानकारी करा रहा हूं, किस प्रकार से अपन इन सूत्रों के आधार पर सवाल भी करेंगे, वो बात अपन को समझनी है। तो पहले मैं सबसे पहले सूत्रों में सबसे पहला सूत्र आता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी। मतलब अपन को कहने का है कि अपने पास दो बिंदु होंगे। पहला बिंदु मान लो A, जिसके निर्देशांक x1 और y1 है। दूसरा बिंदु B, जिसका निर्देशांक x2 और y2 है। एक बिंदु दूसरे बिंदु को मिलाने वाला एक रेखाखंड खींचा जाएगा और यह जानकारी करनी होगी कि इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी कितनी है। तो इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब कभी भी, जैसे मैंने एक कच्चा आलेख बनाया कि A बिंदु जिसका निर्देशांक x1 और y1, दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 और y2, इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड। तो इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी की यहां से यहां तक की कितनी दूरी है, इसे ज्ञात करने का सूत्र होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इस सूत्र के आधार पर 9.1 प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद 9.2 प्रश्नावली में अगले 2-3 सूत्र आएंगे। उनमें पहले जो सूत्र काम में आएगा वो विभाजन से संबंधित है। उस पॉइंट में दो प्रकार का विभाजन होता है, एक होता है अंतः विभाजन और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन क्या है? अंतः विभाजन मतलब दो बिंदुओं जिनमें एक बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 और दूसरा बिंदु B जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 को मिलाने वाला कोई रेखाखंड को एक अन्य कोई तीसरा बिंदु P x और y पर प्रवणता m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है, के अनुपात में अंतः विभाजन करता है, तब उस अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक, जैसे मान लीजिए मैंने एक कच्चा आलेख बनाया कि एक बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, दूसरा बिंदु B जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड खींच दिया। तब ऐसी स्थिति में x और y, इन x और y के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस तरीके से हम अंतः विभाजन के आधार पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु x और y पर m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजन करता है, तो x बराबर इसके आधार पर और y बराबर इसके आधार पर ज्ञात करके x अक्ष और y अक्ष के बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकेंगे। इसी तरीके से
एक हमारा होता है बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन के स्थान पर दूसरा होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में भी इसी प्रकार दो बिंदुओं A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा बिंदु B जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट xy प्रवणता m1 अनुपात m2 में अंत के स्थान पर बाह्य विभाजन करता है, तब अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक इसी तरीके से अपन ज्ञात कर सकेंगे। अंतर यह होगा कि यहां पर अपन को प्लस के स्थान पर माइनस का चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो इसका सूत्र बन जाएगा x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और y बराबर हो जाएगा m1 x2 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। इस तरीके से दो प्रकार के विभाजन होते हैं, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। इसके बाद तीसरे नंबर के और सूत्र की आवश्यकता पड़ती है और वह है कि दो बिंदु, अपन को दो बिंदु दिए होंगे, पहला बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 के मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु मतलब समान अनुपात में m अनुपात m में या m1 अनुपात m में या 1 अनुपात 1 में विभाजन करता है, तब ऐसी स्थिति में उस अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक निकालने का x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो इन सूत्रों के आधार पर 9.1 और 9.2 प्रश्नमाला दोनों के अपन को प्रश्न हल करने होंगे। तो ये तो मैंने एक सूत्र के बारे में लिखा है यहाँ पर, इन सूत्रों के आधार पर अपन प्रश्नावली करेंगे। अब अपन जैसे ही सूत्र समाप्त होते हैं तो उसके बाद में अपन प्रश्नों के किस प्रकार से हल करेंगे, अब इनके बारे में अपन प्रश्नावली की 9.1 की शुरुआत करेंगे। तो आज अपन अब प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करेंगे कि किस तरीके से अपन इन प्रश्नों को हल करते हैं। इन प्रश्नों में मैं आपको हर तरीके की जानकारी भी समझाते जाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आता है पहला क्वेश्चन। पहले प्रश्न में अपन से पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति के बिंदु, अपन को एक ग्राफीय आलेख दिया हुआ है, इस तरीके से किताब में एक चित्र बना हुआ है, एक ग्राफीय आलेख बना हुआ है। इन ग्राफीय आलेख के अनुसार जैसे निर्देशांक x अक्ष हो गया प्लस का इधर, x माइनस का इधर, ऊपर तरफ y प्लस के, नीचे तरफ y माइनस के, ये 4 चतुर्थांश हो गए। यहां पर हर एक सेंटीमीटर या एक बड़े खाने पर इस प्रकार से गिनती अंकित होगी, या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 अपन कितने तक जहां तक गिनती होगी। इसके विपरीत अपन जब चलेंगे तो -1 उतनी दूरी पर -2 -3 -4 -5 -6। y अक्ष में ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही नीचे की मूल बिंदु के नीचे की ओर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरीके से एक ग्राफ का पन्ना होता है, उस पर अपन को हर एक बड़े खाने पर इस प्रकार गिनती अंकित की हुई है। अब हमसे चित्र में इस प्रकार से दिया हुआ है, एक बिंदु है, दूसरा इस स्थान पर लिखा हुआ है, यहां पर P बिंदु है, यहां पर Q बिंदु है, एक यहां पर बिंदु है, यहां पर बिंदु R लिखा हुआ है, एक और बना हुआ है, यहां पर लिखा है
इस स्थान पर है, यहां पर बिंदु एस है। अब ये अपन को एक किताब में आलेख बना हुआ है और ये पूछा गया है कि पी क्यू आर और एस इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जब अपन ये जानते हैं कि कोई भी कार्तिकीय आकृति में या कार्तिकीय आरेख में बिंदु अंकित होते हैं तो उन चतुर्थांशों में यदि हमारा कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के निर्देशांक धनात्मक होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर आने वाले जो बिंदु होंगे उनके दोनों के मान प्लस में होंगे। तो अपन पहले बिंदु लिखा जाता है, जैसे कोई बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं तो पहले एक्स अक्ष का आता है, बाद में वाई अक्ष का आता है। जो एक्स द्वारा व्यक्त किया गया है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा और बाद में वाई द्वारा व्यक्त किया गया है वो वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर पहले हम एक्स अक्ष का लिखेंगे, बाद में वाई अक्ष का लिखेंगे। तो एक्स अक्ष के लिए 0 से अपन इधर चलते हैं तो यहाँ पर 5 है, ये बिंदु हमारा 5 पर स्थित है, तो एक्स अक्ष में तो हो गया 5 और मूल बिंदु के ऊपर की ओर चलेंगे तो ये हमारी जैसे यहाँ तक है, इसकी सीध में देखें तो ये यहाँ पर 3 पर आ रहा है, जो भी वाई में प्लस की तरफ है तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3। तो कहने का मतलब है कि अभिष्ट बिंदु P के कोऑर्डिनेट आ गए 5 और 3। इसी तरीके से प्रथम से अब जाते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में हम ये जानते हैं कि एक्स अक्ष के निर्देशांक ऋणात्मक चलते हैं और वाई अक्ष में निर्देशांक धनात्मक चलते हैं। तो इसमें एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो माइनस में होगा और वाई अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो प्लस में होगा। तो जैसे हम यहां से मूल बिंदु की इधर की ओर चले तो -4 पर पहुंचे तो एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट तो -4 हुआ और वाई अक्ष में हम जब चले तो 6 तक पहुंचे तो वाई अक्ष का निर्देशांक 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा बिंदु जो द्वितीय चतुर्थांश में क्यू बिंदु स्थित है उस बिंदु के निर्देशांक होंगे -4 और प्लस का 6। इसके बाद आता है तीसरा बिंदु जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है और तृतीय चतुर्थांश में हम जानते हैं कि एक्स अक्ष का निर्देशांक भी ऋणात्मक और वाई अक्ष का निर्देशांक भी ऋणात्मक होता है। तो बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम जैसे इधर चलते हैं तो यहां पर आ रहा है -3 पर, तो इसका मतलब आर में -3 तो एक्स अक्ष का निर्देशांक हो गया और जब हम मूल बिंदु के नीचे की ओर चलेंगे तो यहां आ रहा है -2 पर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -2। तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे -3 और -2। इसके बाद अगला आता है बिंदु एस और एस बिंदु जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है और हम जानते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स अक्ष का निर्देशांक धनात्मक होता है और वाई अक्ष का निर्देशांक ऋणात्मक होता है। तो हम चतुर्थ चतुर्थांश में जैसे गए तो मूल बिंदु के अपन धनात्मक और गए तो प्लस के 5 तक, 5 पर भी 5 पे नहीं 1 पर यहां पर स्थित है, तो यहां पर अपन को प्लस की ओर 1 पर आया और वाई अक्ष में चले तो हमारे यहां पर -5 पर आ रहा है, तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हो गए 1 और -5। तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं 1 और -5। इस तरीके से यदि किसी प्रश्न में एक ग्राफीय आलेख के रूप में ग्राफ बनाया जाए और उसके बिंदु किस प्रकार से एक आयतीय आकृति बनाई जाए और उसमें बिंदुओं के निर्देशांक पूछा जाता है तो हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष के निर्देशांक इन बिंदुओं पर अंकित किया जा सकता है। इस तरीके से इसका पहला क्वेश्चन इस तरीके से हल करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरे प्रश्न में हमें बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और हमसे यह कहा जा रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक एक आलेखित रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे अपन को दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न में हमें कहा जा रहा है निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। अब उन बिंदुओं में जैसे एक बिंदु है 1 2, दूसरा बिंदु है -1 3, तीसरा बिंदु है -2 4 -4, तीसरा बिंदु है 3 और -2 और चौथा बिंदु है 2 और 0 और पांचवा बिंदु है 0 3। इन बिंदुओं को एक ग्राफीय आलेख में हमें अंकित करना है। तो एक ग्राफीय आलेख में अपन कैसे अंकित कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ का पन्ना लेना होगा या अपन एक समतल भाग पर
इस प्रकार से क्षैतिज रेखा खींचेंगे एक्स अक्ष, और ये हमारा वाई अक्ष खींचेंगे ऊर्ध्व रेखा। दोनों बिंदु जिस बिंदु पर कटेंगे वो बिंदु को ओ से व्यक्त कर देंगे, जो एक मूल बिंदु होगा। मूल बिंदु के दाईं ओर चलने पर प्लस के मान आते हैं और बाईं ओर चलने पर एक्स अक्ष के माइनस के मान आते हैं। मूल बिंदु के ऊपर की ओर जाते हैं तो वाई अक्ष के प्लस के मान लिखे जाएंगे, नीचे की ओर माइनस के मान लिखे जाएंगे। हर एक एक सेंटीमीटर पर यदि हमारे ग्राफ ये पढ़ना है तो एक बड़ा खाने पर अपन बिंदु अंकित कर लेंगे, और यदि हम अपनी कॉपी में अंकित करते हैं तो फुटा स्केल रख करके अपन एक एक सेंटीमीटर पर बिंदु अंकित कर लेंगे। जैसे इस प्रकार से एक एक सेंटीमीटर पर मैंने ये बिंदु अंकित किए हैं, और बिंदु अंकित करके बिंदु गिनती अंकित की 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक इस प्रकार से गिनती अंकित कर लेंगे। ऐसे ही माइनस की ओर चलेंगे तो यहाँ पर भी एक एक सेंटीमीटर पर फुटा से इस प्रकार से अपन बिंदु अंकित कर लेंगे, और बिंदु अंकित करने के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 गिनती अंकित कर लेंगे। अब वाई अक्ष में भी ऐसे ही स्केल से एक एक सेंटीमीटर दूरी पर इस प्रकार से हम बिंदु अंकित कर लेंगे, और बिंदु अंकित करने के बाद इन पर अपन को गिनती अंकित करनी होगी। हर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हम कितनी भी गिनती अंकित कर सकते हैं जैसे अपन को इन बिंदुओं में है। ऐसे ही अपन नीचे की ओर चलेंगे तो नीचे की ओर माइनस के वाई अक्ष के निर्देशांक लिखे जाएंगे, एक एक सेंटीमीटर दूरी पर ऐसे अंकित कर लेंगे। यहाँ पर गिनती लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इस प्रकार से हमने एक आलेखित किया। अब इनमें अपन को बिंदु जो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, जो यहाँ पर हमको निर्देशांक दिए गए हैं, उनको इन चतुर्थांशों या अक्षों पर स्थित करना है। सबसे पहले आता है 1 2। पहला बिंदु हमें दे रखा है जिसका पहला बिंदु का कोऑर्डिनेट 1 और 2। 1 का मतलब है पहले नंबर पर है वो एक्स अक्ष 1 पर, और ये दूसरे नंबर का है वो वाई अक्ष के 2 पर स्थित है। इसका मतलब एक्स अक्ष का 1 और वाई अक्ष का 2 बिंदु देखना है। तो 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 1 के ऊपर एक्स अक्ष में ऊपर 2 की सीध में चलेंगे। इस प्रकार से अपन 1 के ऊपर डॉट डॉट लगा देंगे, इधर 2 की सीध में डॉट डॉट लगा देंगे, और जहां पर ये बिंदु है उस स्थान पर मैंने लिख दिया बिंदु ए, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट लिख दिया 1 और वाई अक्ष पर 2। तो पहला बिंदु ये एक आयतीय आलेख बन गया। यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक्स का 1 और 2 अंकित हो गया। दूसरा दे रखा है हमें -1 3। -1 और 3 का मतलब है एक्स अक्ष का निर्देशांक -3 है और वाई अक्ष का 3 है प्लस में, तो एक्स अक्ष में माइनस में चलेंगे और वाई अक्ष में प्लस में चलेंगे, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो +-1 ये रहा यहाँ पर अपन एक्स अक्ष में, और प्लस का 3 वाई अक्ष पर यहाँ पर है। तो फुटा से डॉट डॉट से अपन इस प्रकार से अंकित कर लेंगे, और इसको 3 डॉट डॉट की सीध में, और यहाँ पर बिंदु लिख देंगे बी, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे -1 और 3। ये दूसरा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में अंकित हो गया। तीसरा जो बिंदु दिया हुआ है -2 और -4 है, दोनों बिंदु माइनस के हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तृतीय चतुर्थांश में अपन एक्स अक्ष में चलेंगे माइनस की ओर 2 पर, और वाई अक्ष में चलेंगे माइनस की ओर 4 पर। तो 2 के नीचे की ओर अपन इस प्रकार तृतीय चतुर्थांश में डॉट डॉट लगा देंगे, इधर 4 की सीध तक इस प्रकार से, और यह बिंदु लिख देंगे सी। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 और -4। इसके बाद में चौथा बिंदु है +3 और -2। +3 का मतलब एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट 3 है और वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट -2 है। तो ये अपना होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में अपन चलेंगे तो 3 यहाँ पर इस स्थान पर है और -2 इस स्थान पर है, तो 3 की नीचे की ओर और इधर 2 से 3 की ओर चलेंगे। जहां दोनों कटान बिंदु होंगे उस स्थान पर बिंदु डी अंकित किया, और यहां पर हमारा 3 और -2 बिंदु अंकित हो गया। इसके बाद में पांचवा बिंदु आता है 2 0। देखो यहां पर एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट तो 2 है, लेकिन वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 है। मैंने आपको पहले भी परिभाषाओं में बताया था
कि यदि कोई किस बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो y अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 होता है और x अक्ष का कोऑर्डिनेट x के रूप में लिखा जाता है। तो यहां पर जैसे x के स्थान पर 2 है और y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह बिंदु x अक्ष के 2 पर स्थित होगा। तो x अक्ष में हम 2 ढूंढेंगे, तो जैसे 1 सेंटीमीटर की दूरी आधार पर यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो अपन इस स्थान पर बिंदु E अंकित कर देंगे और यहां पर लिख देंगे 2 0। तो यह x अक्ष पर 2 0 पर स्थित हो गया। इसके बाद छठा बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट x अक्ष का 0 और y का 3 है। जब हमें x अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है तो इसका मतलब हुआ कि यह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। अब कहां पर होगा? वो यहां पर y अक्ष में कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, इसका मतलब वो 3 पर स्थित होगा। तो y अक्ष में 3 ढूंढेंगे और 3 पर अपन बिंदु अंकित कर देंगे। तो यहां पर बिंदु मैंने लिख दिया f और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 3। इस तरीके से ये आलेखीय बन गया, जिन पर अपन को ये 6 बिंदु जो दिए गए हैं 5, इनको इस पर अंकित किया गया है। तो ये ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। इसके बाद इसी तरीके से आता है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न भी अपन को इसी तरीके से आलेख बनाना है। इसी तरीके से हमें बिंदु दिए गए हैं और उन बिंदुओं के हमें एक ग्राफीय आलेख में इसी प्रकार अंकित करना है। जिस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, देखिए हमें तीसरा प्रश्न दिया गया है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए एक बिंदु है O जिसका निर्देशांक दे रखा है 0 0। दूसरा बिंदु है P जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 0। तीसरा बिंदु है 0 4। या मैंने R लिख दिया जिसका कोऑर्डिनेट 0 4 है। इन बिंदुओं को एक ग्राफीय आलेख में अंकित करना है। उसके बाद एक OPQR एक आयत का आलेखीय बनाना है और हमें यह बताना है कि बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे। इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। एक ग्राफीय आलेख के आधार पर इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इस बिंदु का आलेख बनाने के बाद निर्देशांक ज्ञात किस प्रकार किया जाएगा, तो इसका मैं पहले एक आलेख बना रहा हूं। यह मूल बिंदु हो गया, इधर x प्लस के मान होंगे, इधर x माइनस के मान होंगे, इधर y प्लस के मान होंगे, इधर y माइनस के मान होंगे। हर 1 सेंटीमीटर पर इसी तरीके से यदि ग्राफीय आलेख में बना रहे हैं जब तो हर एक बड़े खाने पर अपन अंकित कर लेंगे। और यदि हम एक पन्ने पर समतल कॉपी में बना रहे हैं तो हमें फुटा से 1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु अंकित करने होंगे। मान लीजिए जैसे मैंने अब यहाँ पर फुटा के आधार पर 1 सेंटीमीटर पर मैंने ये बिंदु अंकित किए। इस तरीके से मैंने बिंदु 1 सेंटीमीटर की दूरी ली, समान माप लेकर के इस प्रकार बिंदु अंकित किए। x प्लस में भी और माइनस में भी, y अक्ष में भी प्लस और माइनस में इस प्रकार से अंकित कर लेंगे। इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने ये बिंदु अंकित किए और बिंदु अंकित करने के बाद मैं इस गिनती अंकित की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर को लिख दी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इसमें लिख दी, क्योंकि ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर माइनस नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8। ऐसे हम ग्राफ में गिनती अंकित कर लेंगे। उसके बाद अब हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक आयताकार आलेख बनाना है, एक आयतीय चित्र बनाना है और बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर दे रखा है O पर 0 0, तो ये कहा जा रहा है कि 0 0। अपन ये जानते हैं कि जहां
क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा प्रतिच्छेद करती है, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, वही मूल बिंदु कहलाता है। तो यहाँ हमें मूल बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो यहाँ पर अपन को बिंदु O अंकित हुआ और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। पहला बिंदु यहाँ पर स्थित हो गया। उसके बाद यहाँ मैंने O अंकित किया इस प्रकार से और 0 0 लिख दिया। दूसरा है बिंदु P, जिसका कोऑर्डिनेट 3 0 है। 3 0, y का कोऑर्डिनेट 0 है, x का कोऑर्डिनेट 3 है, तो बिंदु P 3 पर ही अंकित होगा। तो यहां पर मैंने बिंदु P अंकित किया और यहां पर लिख दिया मैंने 3 0। तीसरा बिंदु है 0 4, r के कोऑर्डिनेट 0 4 है, 0 x अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट 4 है, तो y अक्ष के 4 पर ही बिंदु अंकित होगा। तो यहां पर मैंने बिंदु r अंकित किया और इसका कोऑर्डिनेट 0 4 लिखा। अब हमारे एक आयत के अंदर 4 शीर्ष होते हैं, जिनमें से 3 शीर्ष यहां पर अंकित हो गए। अब चौथा शीर्ष अंकित करने के लिए हमें इस प्रकार से फुटा से सीधी लाइन यहां पर की, y अक्ष पर खींचा, इस बिंदु को इससे मिलाया, x अक्ष पर हुआ। इसके बाद फुटा से डॉट डॉट से मैंने ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन खींची, इधर भी 3 के ऊपर इस प्रकार से सीधी लाइन खींची और जहां ये दोनों बिंदु प्रतिच्छेद हुए उस जगह बिंदु Q अंकित किया। और ये हमारी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर है। ये एक आयतीय आकृति बन गई। अब बात आती है इस बिंदु के निर्देशांक क्या होने चाहिए। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम मूल बिंदु से 3 यहां तक गए x अक्ष में, तो यहां से यहां तक की दूरी 3 है, तो इसका मतलब यहां पर ये भुज है और भुज की दूरी अपन ने ये भी पढ़ा है कि भुज y अक्ष की किसी बिंदु से जो दूरी होती है जो भुज कहलाता है, और भुज जो होता है वो x अक्ष का निर्देशांक होता है। तो x अक्ष का निर्देशांक 3 है, तो यहां पर अपन ने 3 लिखा, तो x अक्ष का कोऑर्डिनेट 3 हो गया। अब आता है y अक्ष का। y अक्ष का ज्ञात करने के लिए x अक्ष से इस बिंदु की दूरी देखनी है, जिसे हम कोटि कह सकते हैं, कोटि, या इसको अपन कह सकते हैं y निर्देशांक। y निर्देशांक, अब हमें यह देखना है कि y निर्देशांक यहां से मूल बिंदु से y की दूरी यहां तक क्या है, तो यहां से तक 4 है, तो ये दूरी भी 4 होगी, तो y अक्ष का निर्देशांक हो गया 4। इस तरीके से ये हमारा एक आयतीय आलेख बन गया और इस बिंदु Q के कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए 3 और 4। तो ये हमारा बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एक ग्राफीय आलेख के आधार पर हम इनकी आकृतियां और किसी भी आलेख के आधार पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, या बिंदु के निर्देशांक दिए जाने पर एक ग्राफीय आलेख रूप में एक आयतीय आलेख, वर्गाकार आलेख या किसी भी प्रकार की आकृति का आलेख किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 समाप्त हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जैसे ही हमारी इस प्रश्नावली के क्वेश्चन चौथा और पांचवा है, तो चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से हल करना होगा। अब चौथा पांचवा क्वेश्चन को छोड़ने के बाद, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप लोग खुद कर लेंगे अपनी किताब में से देख करके, या बिल्कुल सेम टू ऐसे कैसे ही हैं, तो आप लोग इनको आसानी से हल कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद में ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रश्नावली में जो मेन सवाल पेपर में आने वाले हैं वो अब शुरुआत होती है। इनसे संबंधित प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अब तक जो हमने पाठ तक के क्वेश्चन पढ़े वो जनरली समझाने के लिए थे, पाठ्यक्रम में है लेकिन पेपरों में बहुत कम पूछा जाता है। यहां जो पूछे जाते हैं प्रश्न इस पॉइंट के, वो अब शुरुआत होती है, और शुरुआत में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो हमारी इस प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन है। और छठा जो क्वेश्चन है वो हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में अपन ने सूत्र पढ़ा है। तो पहले मैं एक बार आपको सूत्र दोबारा रिपीट करवा रहा हूं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी मान लीजिए कि पहला बिंदु A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, दूसरा बिंदु B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। इन दोनों को मिलाने वाला ये रेखाखंड खींच दिया। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इस बिंदु की बीच की दूरी कितनी है। तो जब कभी भी इन बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो कैसे करनी है,
तो जैसे अब अपन को इसका सूत्र अपन ने पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ए बी बराबर हो गया अंडर रूट में s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां x2 द्वितीय बिंदु के निर्देशांक और x1 पहले बिंदु के निर्देशांक है, y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक और y1 पहले बिंदु के निर्देशांक है। जो पहले लिखा जाता है वो x अक्ष के होते हैं और जो बाद में लिखा जाता है वो y अक्ष के निर्देशांक होते हैं। इसके आधार पर अपन कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र के आधार पर अपन अभी इस क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर तीनों क्वेश्चनों को लिख रहा हूं कि छठे क्वेश्चन में 3 भाग दिए गए हैं। पहला भाग है एक बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट -6, 7 और दूसरा बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट -1, -5। दूसरा इसी का क्वेश्चन है, एक बिंदु है -1, -1 और दूसरा बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 2। इसके बाद इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट है AT1 का स्क्वायर 2AT1 और दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक दिए गए हैं 282 का स्क्वायर, सॉरी 82 का स्क्वायर और 282। इस तरीके से हमें ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 2 क्वेश्चनों के हमें 3 क्वेश्चनों के हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले पहला और दूसरा सेम टू एक जैसे क्वेश्चन है, तो मैं इसमें से सबसे पहले पहला प्रश्न समझा रहा हूं कि पहला प्रश्न है हमारा -6, 7 और -1, -5 के बीच की दूरी कितनी है। तो जैसे एक आलेख मैंने बनाया और बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट -6 और 7, दूसरा बिंदु यहां पर अंकित किया, उसको मैंने बिंदु बी से अंकित किया और उसका कोऑर्डिनेट -1 और 5 लिखा। इन दोनों बिंदुओं को मैंने एक रेखाखंड से मिला दिया। अब हमें यह बताना है कि AB की दूरी कितनी है। इस AB की दूरी ज्ञात करनी है। तो AB की दूरी ज्ञात करने के लिए पहले हम यहां पर सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र हमारा अंडर रूट में s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र में बात यह है कि हमें s2, x1, y2 और y1 के मान कहां से प्राप्त होंगे। तो आप पहले भी मैंने बताया है कि अपन को जैसे पहला बिंदु है, तो पहला बिंदु A यहां पर है तो इसका कोऑर्डिनेट पहले नंबर पर x1 और y1 और दूसरा जो बिंदु है उसको लिखा जाएगा x2 और y2। तो पहले बिंदु जैसे ये है तो यहां से अपन इस बिंदु को तो लिख सकेंगे x1 और इस बिंदु को लिख सकेंगे y1। तो कहने का मतलब है x1 का मान आ गया 6 और y1 का मान आ गया 7। दूसरे बिंदु पर जाएं तो दूसरे बिंदु पर जैसे ये पहला बिंदु है तो ये तो हो गया x2 और ये बाद वाला है तो ये बन गया हमारा y2। तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट x2 और y2 यहां से प्राप्त हुए। अब हम इसमें मान रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर में x2 है यहां पर -1 तो कोष्ठक में -1। इसके बाद आता है x1। अब ये है माइनस का 6, अब सूत्र में माइनस का और वैसे भी माइनस का 6। अब देखिए -1 माइनस 6 तो अपन को यहां पर मैंने मजला कोष्ठक लगा दिया क्योंकि यहां पर अपन माइनस को 6 को एक छोटा कोष्ठक व्यक्त कर रहे हैं। तो मैंने फिलहाल यहां पर एक मजला कोष्ठक के अंदर इस प्रकार व्यक्त कर दिया -1 माइनस कोष्ठक -6 प्लस यहां पर भी मैंने मजला कोष्ठक लगाया और यहां पर लिख दिया जैसे y2 का मान है -5 फिर माइनस। अब y1 का मान प्लस का 7 है तो आप यहां पे लिख सकते हैं प्लस का 7 और मजला कोष्ठक। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे -1 और ये माइनस और माइनस का 6 है तो
तो हम माइनस के चिन्ह को इस माइनस के चिन्ह से गुणा करके कोष्ठक को हटाएंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटा कोष्ठक लगाया और -1 और माइनस मिलकर के हो गया, क्योंकि जब हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो वो बन जाता है क्या, प्लस। तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये प्लस का 6 हो गया और इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पर भी -5 कोष्ठक में अकेला है, फिर माइनस का और अंदर प्लस का 7 है, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे। यदि माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल माइनस में प्राप्त होता है, तो ये हमें माइनस का 7 प्राप्त हो गया और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें यहां पर जोड़ या बाकी करनी है। यदि प्लस में आता है तो जोड़ना है, माइनस में दोनों आते हैं तो भी जोड़ना है, एक प्लस माइनस कहे तो घटाना है। तो यहां -1 में +1 जोड़ेंगे तो यहां पर बचेंगे प्लस के 5, प्लस -5 में -7, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो -5 में -7 जोड़ करके हो जाएगा -12। अब हमें अंडर रूट में 5 का वर्ग, क्योंकि 5 पे घात 2 लगी हुई है तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 प्लस 12 माइनस का है लेकिन घात 2 लगी हुई है। यदि किसी भी ऋणात्मक आधार पर घात यदि सम रूप में होती है, सम का मतलब है कि घात 0 हो, 2, 4, 6, 8 इनके रूप में होती है, सम के रूप में होती है तो वह मान प्लस में आता है। और यदि माइनस आधार हो, घातांक विषम हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 में, तो उसका मान ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। तो यहां पर हम देखें तो हमारी घात सम 2 है, इसलिए इसका मान प्लस का 12 गुणा 12 करें तो इसका गुणनफल आता है 144, तो इसका वर्ग करके हो गया 144। इस तरीके से 25 + 144 बराबर हो गया 169। यदि 25 में 144 को जोड़ेंगे तो 169 हमें प्राप्त होगा। अब आता है 169 का करना है हमें वर्गमूल। अब हमें 169 का वर्गमूल गुणनखंड करेंगे 169 के, तो यदि हम 169 के टुकड़े करें तो हम ये देखते हैं कि 169 के सबसे पहले 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का किसका भाग जाएगा, तो 169 में सबसे पहले भाग जाता है 13 का, 13 का भाग 13 बार और 13 का भाग 1 बार। तो इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 13 गुणा 13। वर्गमूल में गुणनखंड करने के बाद वर्गमूल में बनाया जाता है जोड़ा, इसका जोड़ा बनाने पर हमें प्राप्त हुआ, अंडर रूट हट जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा 13। इस तरीके से AB की दूरी, अतः AB की दूरी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर प्राप्त हो गई 13। इसको हम इकाई मात्रक से व्यक्त करेंगे। यदि मीटर में है तो हम मीटर में लिख देंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। प्रश्न इन प्रश्नों में बहुत ही कम ऐसी होती है जो इकाई दी जाती है, इसलिए हम इनको इकाई मात्रक से व्यक्त करते हैं। इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न के दो बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। तो ये इसका पहला छठे का पहला पार्ट समाप्त होता है। इसी तरीके से पहला के बाद में चलते अब इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में बिल्कुल इसकी तरह ही है, दूसरे भाग में केवल बिंदु के निर्देशांक अलग दिए गए हैं। इसी तरीके से हम इसका दूसरे पार्ट को भाग को हल कर सकेंगे। छठे का दूसरा भाग, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें -1 और -1, 8 और 2 ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पहले मैंने एक बिंदु ए अंकित किया जिसका कोऑर्डिनेट -1 और -1 लिखा। इधर दूसरा बिंदु बी अंकित किया जिसका कोऑर्डिनेट 8 और 2 लिखा। इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया और इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड खींच दिया। अब हमें ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। अब हमें ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए ए बी की दूरी, अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अपन सूत्र लिखेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का अपने पाठ्यक्रम के अनुसार सूत्र है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का होल स्क्वायर। अब बात आती है, इसमें मान रखना है। अब मान रखने के लिए पहले बिंदु से अपन को x1 और y1 का, दूसरे बिंदु से x2 और y2 के मान प्राप्त होंगे। तो यहां से अपन x1 y1, यहां से अपन x2 और y2, जो अपन को यहां पर जैसे x2 और ये y2 के मान, ये x1 और y1 के मान यहां से अपन प्राप्त कर सकेंगे। तो x1 बराबर सबसे पहले यहां पर अंडर रूट में x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1, x2 का मान यहां पर है 8 माइनस, अब आता है x2 x1 है यहां पर माइनस का 1। अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था कि माइनस को माइनस, अब ये माइनस और इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर प्लस का आ जाएगा 1। अब मैं थोड़ा सीधा ही कर रहा हूं, प्लस। अब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 यहां पर देखें तो 2 है और माइनस y1 का मान भी यहां पर माइनस का 1 है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस का है, तो दोनों मिलकर के हो गया प्लस का 1 और इसका वर्ग। अब देखिए आगे 8 में 1 जोड़े तो 8 और 1 मिलके हो गया 9, हम 9 का वर्ग कर देंगे। यहां 2 में 1 जोड़े तो 2 और 1 होता है टोटल 3, तो 3 का वर्ग। अच्छा आगे आप अंडर रूट में, अच्छा 9 का वर्ग करें तो 9 का वर्ग होता है 9 9 81 और 3 का वर्ग करते हैं तो 3 3 होता है 9। 81 में 9 जोड़े तो इसका टोटल आता है 90। इसकी 90 इकाई मात्रक। अब देखिए यदि किसी संख्या का पूर्णतः वर्गमूल हो जाता है तो हम उस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल कर सकेंगे। और बाय द वे किसी प्रश्न का मान लीजिए एक वर्गमूल नहीं हो पाता है तो अपन चाहे तो यहीं पर इसका उत्तर छोड़ सकते हैं, इसका वर्गमूल नहीं होता है तो नहीं निकालें। या यदि अपन 90 के गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड जैसे 2 45 बार, 3 15 बार, 3 5 बार और 5 1 बार। तो यहां पर अपन देखें तो 3 का जोड़ा बन रहा है। तो यदि अपन चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें 3 का ये जोड़ा बन गया तो अपन इस 3 को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर लिख सकते हैं 5 दूनी 10। 3 अंडर रूट में 10 रह गया तो इसका मतलब ये हुआ, अतः AB की दूरी बराबर आ गई 3 रूट 10 इकाई मात्रक। इस तरीके से हम कोई भी 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और उनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम इस सूत्र के आधार पर 2 बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से पहला, दूसरा, इसी तरीके का प्रश्न नंबर 3 है, इसका तीसरा भाग। और तीसरे भाग में जो हमें दे रखा है वो संख्यात्मक संख्या में न दे करके एक चर रूप में दिया हुआ है, और एक चर रूप में यदि मान दिया जाता है तो उसकी बीच की दूरी भी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे तीसरा भाग देखिए, तीसरे भाग में हमें दे रखा है AT1 का स्क्वायर और 2AT1, दूसरे बिंदु का है AT2 का स्क्वायर 2AT2। हमें इन 2 बिंदुओं की बीच की दूरी यहां पर ज्ञात करनी है। तो इन 2 बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये 2 बिंदु अंकित करेंगे। एक बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट है AT1 का स्क्वायर 2AT1, दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक है AT2 का स्क्वायर और 2AT2। ये मैंने 2 बिंदुओं को मिला दिया और रेखाखंड है। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इनकी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए A से B की दूरी ज्ञात करनी है तो हम यहां पे लिखेंगे AB की दूरी, और 2 बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने का हमने सूत्र पढ़ा है, अंडर रूट में
कोष्टक में लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 यहां पर अपन देखें तो x2 का मान हमारे पास में है at2 का स्क्वायर माइनस x1 का मान जो हमारे पास में है वो है at1 का स्क्वायर और उस पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहां पर अपन को y2 माइनस y1, y2 का जो मान है वो 281 है, 82 माइनस यहां पर है 281 उसका होल स्क्वायर। अंडर रूट में देखिए ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो अपन इन दोनों पदों में से पहले ये देखेंगे इनमें से कॉमन क्या आ सकता है। तो इन दोनों में से हम देखें तो दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा, तो हमने दोनों में से ए कॉमन लिया, परंतु कोष्टक से बाहर पूरे पर घात 2 लगी हुई है, इसलिए हमें कोई भी संख्या कॉमन कोष्टक से बाहर लेते हैं तो साथ में उसकी घात भी आती है। तो एक और दोनों में से कॉमन लेने के बाद यहां पर घात लग करके एक ही घात 2 हो जाएगी और यहां पर बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर प्लस ऐसे इन दोनों में से भी हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 2a और 2a को कॉमन लेंगे तो घात 2 भी साथ आएगी, तो हम यहाँ पर 2a पर घात 2 लगाएंगे और 2a की घात 2 का मतलब है 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास में t2 माइनस t1 बचेगा। पिछली बार मैंने यहाँ पर घात 2 लगा दी थी उस प्रश्न में, इसलिए गलती हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने उस गलती को सुधार करते हुए यहाँ मैंने अब लिख दिया t2 माइनस t1 और पूरे की घात 2। अब देखिए आगे अगला स्टेप में हम अंडर रूट में ये देखेंगे कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, परंतु यहां पर अपन देखें जैसे ये t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर है तो ये हमारा एक बीजगणित का सूत्र बन जाता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम एक बार लिख सकते हैं प्लस में और एक बार लिख सकते हैं किसमें, माइनस में। तो यहां t2 का स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को एक बार प्लस और माइनस के रूप में टुकड़े कर रहा हूं मैं पहले, तो ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर और यह हो जाएगा t2 प्लस t1 और ये हो जाएगा t2 माइनस t1। अब यहां पर इन दोनों पे पूरे घात 2 है तो मैंने इस पे भी घात 2 लगा दिया अलग से और इस पे भी घात 2 अलग से लगा दी और यहां पर अपने पास में 4a स्क्वायर कोष्टक में t2 माइनस t1 और उसका होल स्क्वायर। अब देखिए अब हमारे पास में एक पद ये है और प्लस के बाद दूसरा पद ये है, तो हमें इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है कि इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ सकता है। तो इन दोनों पदों में से कॉमन लेने के लिए अंडर रूट में पहले पद और दूसरे पद में से एक तो कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, दूसरी बात ये t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर है, ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है पहले पद में तो, और दूसरे पद में ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पदों में t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर दोनों के अंदर स्थित है, तो हम यहां से t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और उसके बाद बड़ा कोष्ठक लगा के हमारे पास यहां पर बचा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहां से a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बाहर आ गया तो हमारे पास केवल यहां पर बचा कितना, 4। अब हम यहां से ये पूरा पद का वर्गमूल करेंगे, लेकिन यहां से आता की संख्या में से इसका वर्गमूल नहीं हो पाता है, तो अपन क्या करेंगे इसको कॉमन बाहर लेंगे और कॉमन लेने के बाद इसका वर्गमूल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर कोष्ठक में ये जो है a का वर्गमूल हो गया a और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल हो सकता है कोष्ठक में t2 माइनस t1। इसे का वर्गमूल प्राप्त होने पर इसको मैंने वर्गमूल से बाहर निकाल दिया, आगे जो बचा उसे का वर्गमूल नहीं हो सकता है तो उसको मैंने वर्गमूल के अंदर लिखा और इसके अंदर लिखा t2 प्लस t1 उसका होल स्क्वायर प्लस 4। अब इस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल नहीं हो पाता है, इसलिए इसको मैंने अंडर रूट के अंदर ही रखा। इस संख्या का पूर्णतः वर्गमूल हो चुका था, इसको मैंने वर्गमूल से बाहर निकाल लिया। इस तरीके से हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त हुई। तो ए बी की दूरी
ए बी की दूरी हो गई हमारी ए कोष्टक में T2 माइनस T1 का अंडर रूट में T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसको इकाई मात्रक। इस तरीके से इस प्रश्न को पूर्णतः हल किया जा सकता है। तो आज हमने दो बिंदुओं की बीच की दूरी किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, ज्ञात की जा सकती है, उसके बारे में ज्ञात किया है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर 3 प्रश्न लिखे हैं। इन 3 प्रश्नों को हल इस प्रकार से अपन ने प्राप्त किया है। इनके अलावा यदि हमें कोई 3, 4, 5 बिंदु दिए जाते हैं और उन बिंदुओं के हमें किसी कार्तिकीय निर्देशांक में आलेखी बनाना होता है तो उन बिंदुओं को आलेख के अनुसार हल किया जा सकता है। तो ये चीज हमने आज पढ़ी है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें अपन दो बिंदुओं से समदूरस्थ या दो बिंदुओं के मध्य समान दूरी पर कोई तीसरा बिंदु स्थित किया जाए तो उन्हें हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे।